हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी जुडिशरी यूट्यूब चैनल। अनअकैडमी का एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल है, लेट्स क्रैक जुडिशरी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। डियर लॉ एस्पायरेंट्स, अनअकैडमी के कुछ बैचेज हैं जो अपकमिंग बैचेज हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 26 जैन से 12 महीने के लिए ये रेगुलर लिंकिंग कोर्सेज शुरू हुआ है। उत्तराखंड जुडिशरी के लिए 1 फरवरी से बैच शुरू होने जा रहा 3 महीने के लिए रैपिड रिवीजन बैच है ये। बंगाल जुडिशरी के लिए भी रैपिड रिवीजन 23 जनवरी से शुरू हो चुका है 3 महीने के लिए। इन सारे बैचेज में आप मेरा कोड KARIMSIR करीम सर यूज करके 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। 28 जनवरी तक ये डिस्काउंट था, लेकिन ये एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 20% का डिस्काउंट आप अभी भी पा सकते हैं। अनअकैडमी नोट्स फीचर इंट्रोड्यूस करने जा रहा है अपने प्लस और आइकॉनिक क्लासेस के लिए। ये नोट फीचर इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है 30 जनवरी से, यानी आज से ही इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है। इसके की फीचर्स होंगे: सब्जेक्टिव थ्योरी, क्विक व्यू चार्ट, रिसेंट केसेस, लैंडमार्क जजमेंट, लीगल मैगजीन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मॉडल आंसर। ये सारी चीजें आप यहाँ पे पा सकते हैं। बस आपको मेरा कोड करीम सर यूज करना है और डिस्काउंट पाना है, 20% का डिस्काउंट। ये है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 23 से 28 जनवरी तक था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप अभी भी 20% डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी के सारे जुडिशियल प्रिस्क्रिप्शंस को आप ले सकते हैं। जुडिशरी के सभी सब्सक्रिप्शंस को आप ले सकते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक क्लासेस में। 15,000 से लेकर 26,000 तक का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। फीस जो हाइक होने जा रही थी वो अभी फिलहाल इसको ड्रॉप कर लिया गया है। कुछ और बैचेज हैं अनअकैडमी के जो शुरू हुए, लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। इनका 3.0 जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, 3.0 में सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये बैच लिया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच सभी स्टेट की जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए है। 19 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। सफलता 2.0 बिहार के जुडिशरी के लिए है, जो 12 जनवरी से शुरू हो चुका है। कर्नाटका की जुडिशरी के लिए इसकी खासियत यह है कि ये कन्नड़ और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेजेज में है, कन्नड़ और इंग्लिश। ये भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो 5 जनवरी से 6 महीने के लिए शुरू हो चुका है। जुडिशरी फाउंडेशन बैचेज भी 27 दिसंबर से सब शुरू हो चुके हैं। यूपी और छत्तीसगढ़ के लिए रैपिड रिवीजन बैचेज 20 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। आप मेरा कोड करीम सर यूज करके, यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है, आप 20% का डिस्काउंट अभी भी पा सकते हैं। टेस्ट सीरीजेज हैं जो लगातार चल रही हैं। ये टेस्ट सीरीजेज है, पूरे प्रीलिम्स का पूरा कैलेंडर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मेरा कोड यूज करके आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। आइकॉनिक की क्लासेस को अब आप लाइव भी ले सकते हैं। ये मैगजीन की शक्ल में है। करंट अफेयर्स शुरू हो चुके हैं। हालांकि अनअकैडमी जुडिशरी के 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक तो अनअकैडमी जुडिशरी, एक लेट्स क्रैक जुडिशरी। आप दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में जाके करीम अहमद, ये मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप छोटे छोटे वीडियोज लीगल प्रैक्टिकल इशू से संबंधित आप उनको दे सकते हैं। लेट्स क्रैक जुडिशरी जो इनका यूट्यूब चैनल है, जुडिशियरी एग्जाम्स, उस पर भी आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं और अनअकैडमी जुडिशरी पे भी आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। इनके कुछ और चैनल हैं, अनअकैडमी जुडिशरी, पीसीएसजे, जुडिशरी वर्ल्ड, लिंकिंग लॉज, इन सभी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था अनअकैडमी के बैचेज के बारे में जानकारी। अब हम शुरू करते हैं
आज का लेक्चर, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेंटेनेंस से संबंधित कानून के बारे में। भरण पोषण का क्या कानून है? हाँ दोस्तों, भरण पोषण का कानून, भरण पोषण, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ये चैप्टर 9 में सीआरपीसी में दिया हुआ है। सीआरपीसी का सेक्शन 125 मेंटेनेंस की बात करता है। सीआरपीसी का सेक्शन 125 कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए भरण पोषण का आदेश। 125 सबसेक्शन 1 कहता है इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस, कोई भी पर्सन जिसके पास पर्याप्त साधन है, नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, अगर वो नेग्लेक्ट करता है, भरण पोषण करने से मना करता है, किसको? ए कहता है अपनी पत्नी। कौन सी पत्नी? अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो अपना भरण पोषण करने लायक नहीं है। दूसरा, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, अपने माइनर बच्चों को, चाहे वो लेजिटिमेट हो वो चाहे अनलेजिटिमेट हो, मतलब वो चाहे धर्मज हो या अधर्मज हो, दो में से किसी भी तरीके के बच्चे हों, वो माइनर हो, वेदर मैरिड और नॉट, चाहे उनकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, बस शर्त यह है कि अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, वह अपने आप को भरण पोषण करने में असमर्थ हो। तो पहली चीज हमने ए में देखी कि वाइफ जो अपने आप का भरण पोषण करने में असमर्थ है। दूसरा हमने देखा लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चे, चाहे शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। अथवा सी ये कहता है इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, धर्मज और अधर्मज संतान, नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, जिसमें मैरिड डॉटर शामिल नहीं है, हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी, जो परिपक्व हो चुकी है, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जहां कहीं पर फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मिटी या किसी चोट के कारण अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, तो उसको भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो 125 की एबीसी ये हुई। अब डी देख लेते हैं। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, उसके माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में, माता और पिता वो भी असमर्थ हैं, तो उनको भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो हमने सबसे पहली चीज देखी, पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, बच्चे चाहे जायज हो चाहे नाजायज, नाबालिग जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी बालिग बच्ची, बालिग बच्चा जो एबनॉर्मल है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो या चोट के कारण हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, और माता पिता, तो ऐसे लोगों को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है 125 के तहत। यानी पत्नी को अपने पति से, बच्चों को अपने पिता से, और माता पिता को अपने बच्चे से। अब यहां क्या कहते हैं? ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट, हालांकि अब तो फैमिली कोर्ट बन गई हैं, अब मेंटेनेंस के सारे केसेस अब पारिवारिक न्यायालय में होते हैं, और फैमिली कोर्ट एक्ट बना दिया गया है। फैमिली कोर्ट एक्ट में पारिवारिक न्यायालय को ये पावर दे दी गए हैं। खैर 125 मजिस्ट्रेट की बात करता है, अगर वहां पर इस बात का प्रूफ हो जाता है कि वो मेंटेनेंस देने से मना कर रहे हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक मंथली, तो मासिक, मंथ, प्रति माह के हिसाब से अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर, मदर, सच मंथली रेट, जैसा कि उनको लगे उस मासिक दर के हिसाब से, प्रति माह के हिसाब से भरण पोषण देने का आदेश कर सकते हैं। साथ ही साथ एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट इन टू पे द सेम सच पर्सन एज मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, और समय समय पर ऐसा आदेश देने के लिए, वो पे करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकता है। ये तो है
125 में। अब इसमें हम प्रोवाइड देख लेते हैं कि प्रोविजो क्या है। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ माइनर फीमेल चाइल्ड, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है किसको? माइनर फीमेल चाइल्ड के पिता को। रेफर्ड टू क्लास बी। क्लास बी में क्या रेफर किया गया है? क्लास बी में रेफर किया गया है लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड। किसके लिए ऑर्डर कर सकता है? मेक सच अलाउंस अनटिल सी अटेन हर मेजोरिटी, जब तक कि वो परिपक्व ना हो जाए तब तक उसको मेंटेनेंस देने का आदेश कर सकता है। इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इफ मैरिड इज नॉट पोसेस्ड सफिशिएंट मील, अगर वो मैरिड फीमेल चाइल्ड भी है लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है तो उसके लिए भी आदेश कर सकता है। अब यहां पे दूसरा प्रोविजो है फर्दर द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अवेंस, मुकदमा चलने के दौरान फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्सन मेक मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ चाइल्ड एंड फादर मदर, मुकदमा चलने के दौरान अंतरिम भरण पोषण का भी आदेश पारित कर सकता है। हाँ दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस का। सच एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग विद, उसमें जो प्रोसीडिंग में जो खर्चे आते हैं उन खर्चों के लिए रीजनेबल पे द सेम सच पर्सन में भी मजिस्ट्रेट में टाइम टू टाइम समय समय पर उसको पे करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। आगे देख लेते हैं। प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस, जो प्रति माह अलाउंस की एप्लीकेशन होगी फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होगी इन expenses or interim maintenance proceeding under the second approval shall as far as possible be disposed of within 60 days, जो अंतरिम भरण पोषण की एप्लीकेशन होगी उसको 60 दिन के अंदर डिस्पोजल करने का प्रयास किया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस एप्लीकेशन ऑफ सच पर्सन, अपोजिट पार्टी पे सर्विस हो जाने के बाद, यानी मुकदमे की जानकारी जैसे अपोजिट पार्टी को होती है तो अपोजिट पार्टी को मुकदमे की जानकारी होने के बाद से 60 दिन के अंदर यह आदेश उसको इंटरिम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन पर करना होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर कुछ एक्सप्लेनेशन है। माइनर का मतलब क्या है? मींस पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट डीम्ड नॉट हैविंग अटेन हिज मेजोरिटी, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत जिसने मेजोरिटी नहीं अटेंड की वही है माइनर का मतलब। वाइफ का मतलब इंक्लूड्स हु हैज डिवोर्स वाइफ, यानी तलाकशुदा पत्नी भी पत्नी मानी जाएगी इस सेक्शन के लिए और जिसने दूसरी मैरिज ना की हो। ये तो था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एनी सच अलाउंस और मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस या एक्सपेंसेस की जो प्रोसीडिंग है shall be payable from the date of the order, ऑर्डर की डेट से दी जाएगी। if so order from the date of the application, अगर आदेश किया जाता है तो एप्लीकेशन की डेट से दिया जाएगा। मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस में यहाँ पे आपको बता दूं एक केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ साल भर पहले, रजनीश बनाम नेहा, जिसमें यह कह दिया गया कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। तो अब आप डेट ऑफ ऑर्डर से भूल जाइए, अब डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस का ऑर्डर होना है सभी में। तीसरा क्या कहता है? एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर आदेश होने के बाद गुजारा भत्ता देने में असफल हो जाता है हस्बैंड, सच मजिस्ट्रेट में एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर, तो ऐसा ऑर्डर ब्रीच होने पर यानी मेंटेनेंस भरण पोषण देने से फेल होने पर वारंट इशू कर सकता है। काहे के लिए? रिकवर करने के लिए, रिकवरी वारंट इशू कर सकता है। और इसी के साथ साथ रिकवरी वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीने के लिए उसको जेल में भी भेज सकता है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं अगर गुजारा भत्ता ना दें तो कितने दिन की जेल होगी? तो 1 टाइम फेल होने पर 1 महीने की जेल हो सकती है। इसमें प्रोवाइडेड है दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अंडर ड्यू दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन टू बी मेड बाय द कोर्ट, जब तक कि विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच द बिकेम ड्यू, जब तक कि 1 साल का ड्यू ना हो जाए रिकवरी वारंट इशू नहीं किया जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन देने पे हो सकता है, बिना एप्लीकेशन के नहीं किया जाएगा। ओके, अब इसमें भी प्रोवाइडेड दिया गया फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन दैट ऑफ हर लिविंग विद हिम एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हिम,
ये प्रोवाइड किया गया कि अगर पति ये ऑफर देता है कि भाई मैं तुम्हें भरण पोषण तुम्हारा करने को तैयार हूं, मेरे साथ आकर के रहो, और वो रिफ्यूज कर देती है, तो ग्राउंड्स ऑफ द रिफ्यूजल के कंसीडर करने के बाद अंडर दिस सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग सच ऑफर इफ ही इज सेटिस्फाइड देयर जस्ट ग्राउंड फॉर डूइंग सो, और अगर वो साबित कर देती है कि उसके अलग रहने के ग्राउंड जस्टिफिएबल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ ए हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद एनी अदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, इट शैल बी कंसीडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। अगर वो किसी मिस्ट्रेस के साथ रह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसको आप लिव इन रिलेशन कह रहे हैं, कह सकते हैं, और लिव इन रिलेशन में अगर उसके साथ ना रहने के लिए आधार हैं तो भी वो मेंटेनेंस नहीं देगा। इसी तरह सेक्शन 4 ये कहता है कि वाइफ इंटाइटल्ड टू से मेंटेनेंस, एंट्री मेंटेनेंस, एक्सपेंस प्रोसीडिंग केस में बी फॉर द हर हस्बैंड दिस सेक्शन इफ सी इज लिविंग एडल्ट्री, अगर वह एडल्ट्री में रह रही है, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कोई पत्नी रह रही है, किसी दूसरे के साथ रह रही है, शादीशुदा होते हुए भी बिना किसी कारण के साथ में रहने से मना कर देती है, या म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग रह रहे हैं, तो भी वो 125(4) के तहत मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। 5वां ये कहता है on proof of any wife in whose favor order has been made under this section is living adultery, इस बात का अगर प्रूफ है कि वो एडल्ट्री में रह रही है और बिना किसी रीजन के उसको छोड़े हुए है, अलग रह रही है, या आपस में दोनों की म्यूचुअल सहमति हो गई थी अलग रहने के लिए, इस बात को अगर हस्बैंड प्रूव कर देता है तो भी फिर उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी, नाबालिग बच्चे या शादीशुदा ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल हैं, अपना मेंटेन करने में अपने आप को अनेबल हैं, और माता पिता अपने पुत्र, अपने पति और अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकते हैं। 125 के तहत फैमिली कोर्ट में सूट फाइल होती है। सूट फाइल होने के बाद दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद दूसरी पार्टी कोर्ट में हाजिर होती है। हाजिर होने के बाद अपना जवाब लगाती है। फिर इसी दौरान एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आती है। एंट्री मेंटेनेंस पे ऑर्डर होता है। फिर गवाहियां होती हैं, जिरे होती है। पहले एक पक्ष की गवाही होगी, जिरे होगी, फिर दूसरे पक्ष की गवाही होगी, जिरे होगी, फिर फाइनल आर्गूमेंट और जजमेंट होगा। मैं यहाँ को आपको ये बता दूं यहाँ पर कि जो रजनीश और नेहा का केस था, रजनीश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों को, पति पत्नी दोनों को, अपनी संपूर्ण संपत्ति का असेट और लायबिलिटी का एफिडेविट दाखिल करना होगा। असेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करना होगा। अब कोई भी पक्ष अपनी संपत्ति को छिपा नहीं सकता है। हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि पत्नी कहती थी इतना ये कमाता है, पति कहता था खुद कमाती है, कोई प्रूफ नहीं होता था, लेकिन अब दोनों को दाखिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया और उसी जजमेंट के आखिरी में एक प्रोफार्मा लगा दिया कि अब डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस का ऑर्डर करना होगा। अब डेट ऑफ ऑर्डर से ऑर्डर नहीं करना होगा, एप्लीकेशन की तारीख से ही आदेश करना होगा। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में, मेंटेनेंस के प्रोविजन के संबंध में, भरण पोषण के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। साथियों, लेट्स क्रैक जुडिशरी अनअकैडमी चैनल पे, अनअकैडमी के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, चाहे अनअकैडमी जुडिशरी हो, अनअकैडमी जुडिशरी और लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम, इन दोनों चैनल्स पे आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। रात के 9 से 10 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे लेक्चर को देख सकते हैं, और अनअकैडमी के तमाम जुडिशरी के सब्सक्रिप्शंस को आप ले सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ, मेरा कोड करीम सर यूज करके। तो साथियों, इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल। मैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में हूं। तो दोस्तों, कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए अनअकैडमी जुडिशरी और लेट्स क्रैक जुडिशरी यूट्यूब चैनल को देखते रहें।